हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक वंस अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। अगर इसको देखने से पहले वाला लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख के जरूर आना, बिकॉज वहां पर रिलेटिव मोशन के मैंने बिल्कुल बेसिक्स कवर किए हुए हैं, तो वो आएंगे तो यहाँ पर जाके आपको मजा आएगा, राइट। तो आज अपन डिस्कस करने वाले क्या है कि एक एस्केलेटर मतलब एक लिफ्ट है ना, एस्केलेटर हो गया है, लिफ्ट हो गई। लिफ्ट के अंदर जब एक ऑब्जेक्ट कि एक्सेलरेशन को किस तरीके से स्टडी किया जाता है, अगर लिफ्ट क्या कर रही हो, ऊपर जा रही हो, लिफ्ट नीचे आ रही हो, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग मोशन में हो या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, तो इन सारे केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होगा। किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट के अंदर रिलीज कर दूं तो टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, अगर मूविंग लिफ्ट है तो, है ना। स्टेशनरी लिफ्ट में अभी तक स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर तो अपने देख लिया क्वेश्चन। स्टेशनरी लिफ्ट बोलो या जमीन पे खड़े होकर देखो, आप एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो, सिंपल आपको समझ में आता है। लेकिन मूविंग लिफ्ट के अंदर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा एस्केलेटर वाली प्रॉब्लम। मॉल्स के अंदर जाते हो, आपका जो एस्केलेटर होता है उसके ऊपर क्या होता है, कभी एस्केलेटर बंद होता है तो आप चढ़ के जाते हो, कभी एस्केलेटर मूविंग होता है तो भी उसके ऊपर चढ़ के जाते हो आप, है ना। कई बार इस तरह की उंगली करते हो आप अपने जीवन के अंदर, तो उसमें किस तरीके से प्रॉब्लम्स बनती है वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच। दो ऑब्जेक्ट अगर साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं तो उनके बीच का क्लोजेस्ट सेपरेशन क्या होगा। तो ये 3-4 तरह की प्रॉब्लम अपन डिस्कस करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला, लास्ट तक देखना वीडियो को, राइट। जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दें आप, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन लिफ्ट, है ना। लिफ्ट के अंदर बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने पास केसेस क्या क्या आ सकते हैं, अगर इसमें अगर अपन देखें, इसको ध्यान से समझना है। सपोज मेरे पास ये है ना, फर्स्ट केस में लेता हूं कि मेरे पास सपोज ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है और ये सपोज लिफ्ट कहाँ जा रही है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ऑलराइट। और यहाँ पर एक मेरे पास क्या है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज करूंगा, ठीक है, एक काम करते हैं, लिफ्ट क्या है, रेस्ट पर है। ये कौन है, लिफ्ट, है ना। लिफ्ट जो है पहले क्या है, रेस्ट पर है। लिफ्ट क्या है, रेस्ट पर है। अब मैं बोलूं कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन, ये जो भी मेरे पास बॉडी है या बॉल है ना, बॉल को जब मैं रिलीज करूंगा, है ना, एक्सेलरेशन अगर मुझे लिखना हो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल व्हेन रिलीज्ड, है ना। इसको जैसे रिलीज करूंगा तो ये क्या होगा, बिल्कुल फ्री फॉल होगा, बिल्कुल फ्री फॉल होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, लिफ्ट जब रेस्ट पर है। दूसरा केस में क्या बोलता हूं, सपोज अब मैं बोल देता हूं कि भाई ये जो लिफ्ट है वही बॉल है ना, ये मेरे पास क्या हो गया, बॉल हो गया। अब लिफ्ट जो है मेरे पास क्या, सपोज ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। जब भी मूविंग बॉडी के अंदर किसी और दूसरी बॉडी को अगर स्टडी करना है तो आप क्या करो, सिंपल अगर इसके इफेक्ट को मैं नेग्लेक्ट कर दूं, समझना, यहां पर एक्सेलरेशन नहीं था तो सिंपल जी आ गया। अगर मैं इसको गायब कर दूं, अगर इस ए एक्सेलरेशन को गायब कर दूं तो क्या होगा, वापस सेम ऐसा कैसा केस हो जाएगा। अब इसको गायब करने का तरीका क्या है, ये किसका एक्सेलरेशन है, ये एक लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ना। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं क्या करता हूं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका क्या, आप लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ, आप लिफ्ट के अंदर बैठ के प्रॉब्लम को सोल्व करो। जब लिफ्ट के अंदर बैठूंगा तो ध्यान से समझना। अब इस बॉल की बात करता हूं, ये बी फॉर बॉल। अब बॉल के ऊपर क्या होगा, जैसे मैं लिफ्ट के अंदर बैठता हूं, अब मैं बॉल के बारे में देखता हूं। देखो अब अगर बॉल को देखोगे आप, क्या होगा, बॉल के ऊपर जी ऑलरेडी लग रहा था, जी तो हमेशा लगेगा ना, भले लिफ्ट मूविंग हो कुछ भी हो, उस बॉडी के ऊपर जी विल बी एक्टिंग ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अर्थ तो खींच रही होगी ना हमेशा अर्थ। लेकिन जैसे ही आप विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखोगे तो एक्सेलरेशन, है ना, लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी जो होगा वो क्या होगा, इस बॉडी को मिल जाएगा, कहां पर, उल्टा घुमा के। कल अपन ने देखा था, कल वाला लेक्चर जरूर देखना तो मजा आएगा, है ना। तो मेरे पास क्या होगा, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देख लो तो लिफ्ट को क्या कर दिया, रेस्ट पर। और जब जिसको रेस्ट पे ले लेते हो तो उसका जो भी एक्सेलरेशन होता है वो अपोजिट होकर उस बॉडी को मिल जाता है जिसका मोशन अपन स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गया, ए, क्या मिल गया इसको, इस बॉडी को क्या मिल गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में घूमकर, क्योंकि लिफ्ट अपर डायरेक्शन में जा रही थी, है ना, ये रिलीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल व्हेन रिलीज्ड, जब इसको आप रिलीज करोगे, जब इसको रिलीज करोगे, ये लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा जी प्लस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। जी दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, जी और ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
अब याद करने का तरीका क्या है, लिफ्ट इज मूविंग अप, एक्सेलरेशन विल इंक्रीज अप, अप मतलब इंक्रीमेंट, तो जी के अंदर क्या जुड़ गया, एक्सेलरेशन जोड़ दो सीधा, तो उस बॉल का एक्सेलरेशन आ जाएगा, समझ में आया। उसके बाद तीसरा मेरे पास केस देखो, लिफ्ट मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो जा सकती है, लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इस बॉल को मैं क्या करूंगा, रिलीज करूंगा, वही रिलीज है। अब यहां पर अगर मैं लिखूं, देखो इस बॉल का देखो आप, और बॉल का मूवमेंट देखो, बॉल के ऊपर जैसे रिलीज करूंगा तो जी तो लग ही रहा होगा, लेकिन जब मैं लिफ्ट के अंदर बैठ कर स्टडी करूंगा तो क्या होगा, इस बॉल को लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाकर उस बॉडी को दे दिया अपन ने, तो एक तरीके से अब बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन जो आएगा, अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोलूं तो क्या आ जाएगा, जी माइनस ए डाउनवर्ड्स, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन रिलीज्ड, जब बॉडी को रिलीज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g माइनस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे जा रही है बॉडी, याद करने का तरीका क्या है, बॉडी मूविंग डाउन, सो एक्सेलरेशन विल बी डाउन, सो g माइनस ए। और क्या केस हो सकता है, मैं बोल देता हूं भाई लिफ्ट जो है, ये मेरे पास बॉडी यहां पर है ही है, मैं बोल रहा हूं कि लिफ्ट जो है वो ऊपर एक v स्पीड से ऊपर जा रही है, v स्पीड से ऊपर जा रही है, और भली v स्पीड से नीचे आ रही है, ये v जो है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, v क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। अगर v कांस्टेंट स्पीड है तो यहां से क्या मैं एक्सेलरेशन 0 लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन 0 लिख सकता हूं। अब लिफ्ट का एक तरीके से एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया है तो यहां से अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अगर आप लिखोगे व्हेन रिलीज्ड, जैसे ही आप रिलीज करोगे तो क्या रहेगा, वो g ही रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्यों, या तो एक्सेलरेशन क्या होगा, या तो g प्लस ए बनेगा या g माइनस ए बनेगा, ऊपर जाने पर क्या बनेगा, g प्लस ए बनना चाहिए, और नीचे आने पर क्या बनेगा, g माइनस ए बनना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई, सो एक्सेलरेशन विल बी g, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सारे केसेस अपने को एकदम बिल्कुल याद होने चाहिए। तो देखो बॉडी लिफ्ट रेस्ट पर हो या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो उस केस में क्या होगा, हमेशा, समझ में आ रहा है, उस केस में क्या होगा, हमेशा g एक्सेलरेशन ही होगा। सोचो अगर मैं लिफ्ट को फ्री फॉल करवा दूं, लिफ्ट को फ्री फॉल करवा दो, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, इसको लिख लो एक बार, पांचवा केस और लिखवा देता हूं मैं, एक पांचवा केस और लिखवा देता हूं मैं, क्या है, लिफ्ट फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, मतलब जो लिफ्ट है वो जी से नीचे आ रही होगी, लिफ्ट क्या होगी, जी से नीचे आ रही होगी, लिफ्ट अगर जी से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, जी, तो बॉडी का जी था ही, है ना, जब नीचे आता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, g माइनस ए, बस ए की जगह क्या हो गया g, तो g माइनस जी, तो कितना हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, ये फ्री फॉल के केस में, अरे समझ में आ रहा है, ये फ्री फॉल का केस में हो गया, लिख लो इसमें, आप लिख लो, पांचों केस लिख लो यहाँ पर, ठीक है। देख फिर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, देख मैं यहाँ पर, हाँ देखो अब इस पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई एक लिफ्ट है मेरे पास, ठीक है, एक लिफ्ट है, उसके अंदर एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन है, ये कॉइन कितना, ये है 12 मीटर हाइट से, मैं क्या करता हूँ, हाइट पर कॉइन है, ठीक है, जब कॉइन को रिलीज करते हो, व्हेन कॉइन released, then find time taken by coin to reach floor, है ना। if first lift moving up with 2 meter per second square, lift moving down with 2 meter per second square, lift moving with constant
मूविंग अप विद 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ट्राई करो इसको आप कि फ्लोर पर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा अगर एक कॉइन को मैं रिलीज करता हूं। देखो इसका अगर आपको ध्यान हो, किसी बॉडी को अगर मैं रिलीज करता हूं, कहां से, ये अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था h हाइट पर, तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड अपन ने पढ़ा था, ये आता है, ये इसका फॉर्मूला होता है √2h/g, है ना। जब भी बॉडी को रिलीज करते हो ये फॉर्मूला अपने को पता है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड √2h/g, ये अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है। अब देखो यहां पर, अब मुझे क्या चाहिए, अब √2h, h तो मेरे पास कितना आ गया 12 मीटर, h कितना आ गया 12 मीटर। तो देखो फर्स्ट केस में अगर मैं देखूं तो टाइम टेकन बाय, तो ये t की जगह फॉर्मूला जो होगा, जनरल फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा √2h g की जगह अपन क्या लिख देंगे g इफेक्टिव, g की जगह क्या लिख देंगे अपन g इफेक्टिव। अब g इफेक्टिव क्या हो सकता है, g प्लस a हो सकता है, g माइनस a हो सकता है, g माइनस g हो सकता है, सिंपल g हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि भाई लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस में देखें अपन, तो देखो फर्स्ट केस को अगर मैं सॉल्व करूं तो पहला टाइम निकाल लेते हैं अपन। फर्स्ट केस में टाइम कितना लगेगा √2h कितना हो गया 12/g। अब देखो क्या हो रहा है, लिफ्ट इज मूविंग अप मतलब क्या करना है, g को बढ़ा दो, मतलब यहां पर क्या आएगा आपका g प्लस a आ जाएगा। तो कितना हो गया, टाइम मेरे पास आ जाएगा, कितना हो गया देखो, तो 2 × 12/g प्लस a, g तो हो गया 10, g की वैल्यू 10 यूज करो हमेशा, है ना, 10 प्लस, और कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है 2 से, तो कितना हो गया ये 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आ गया 1.41 सेकंड में जो होगा वो कॉइन क्या आ जाएगा, टच कर जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला, मूविंग डाउन में क्या करना है, g प्लस a की जगह g माइनस a। तो देखो t2 सीधा लिख रहा हूं, देखना समझ में आ रहा है आपको, है ना, 2 × 12/g माइनस a। तो देख क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2 × 12/10 - 2, 8 हो गया, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, √3 मतलब 1.73 सेकेंड। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया है, तो अब क्या होगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा फील आना चाहिए आपको। थर्ड केस देख लो क्या है कि लिफ्ट इज मूविंग विद लिफ्ट इज मूविंग अप विद 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है ना। कांस्टेंट स्पीड से जब ऊपर जाती है तो फॉर्मूला मेरा क्या आएगा, √2h, स्पीड कांस्टेंट है तो g इफेक्टिव विल बी g ही रहेगा, तो g ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h हो गया मेरे पास 12 मीटर, और g हो गया मेरे पास 10, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा √12/5 सेकंड में क्या होगा, कॉइन फ्लोर को टच कर जाएगा। क्लियर, लिखो जल्दी लिखो, इसको करो, सॉल्व करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ, एक मस्त। देख एक और क्वेश्चन क्या है, सपोज मेरे पास क्या है, समझने की कोशिश करना, ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर, A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ये फर्स्ट लिफ्ट है, ये सेकंड लिफ्ट है। सेकंड लिफ्ट के यहाँ पर एक ये क्या है, बोल्ट लगा हुआ है, ये क्या है, बोल्ट, और इसकी हाइट है h, ठीक है, और ये वाली लिफ्ट A2 से ऊपर जा रही है, और एक और लिफ्ट जो है, लिफ्ट नंबर 3, ये v स्पीड से ऊपर जा रही है। कितने से जा रही है, v स्पीड से ऊपर जा रही है। आपको क्या मालूम करना है, फाइंड टाइम टेकन बाय बोल्ट टू रीच फ्लोर with respect to lift, with respect to all lifts, तीनों लिफ्ट्स के रेस्पेक्ट में आपको टाइम टेकन बाय बोल्ट, मतलब बोल्ट यहां से रिलीज हो गया ना, बोल्ट किसी वजह से ढीला होके गिर गया है ना, नीचे गिरा, तो कितना टाइम लगेगा उसको फ्लोर पे टच होने में, विद रिस्पेक्ट टू। यहां से देखोगे तो कितना टाइम नोटिस होगा, इसमें बैठ के देखोगे तो कितना टाइम नोटिस होगा, इसमें बैठ के देखोगे, यहां से देखोगे तो कितना टाइम नोटिस होगा, तीनों अपने को केस चेक करने हैं।
ठीक है, वन बाय वन करते हैं, सोचो इसको, सोचो, पोज करके सोचना। सबसे पहले अपन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिफ्ट, समझना। अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिफ्ट। देखो अब मैं अगर सेकंड लिफ्ट को बनाऊं, ये मेरे पास क्या सेकंड लिफ्ट है, ये बोल्ट जब यहां से लूज हो जाएगा, जब ये बोल्ट जो भी है, ये बोल्ट जब गिरेगा तो एक्चुअल में इसके पास में क्या होगा, जी। जब ये इसके कांटेक्ट में था तो उसका एक्सेलरेशन क्या था, a2, समझना। जब इसके कांटेक्ट में था तो उसका एक्सेलरेशन क्या था, a2, लेकिन जैसे उसके कांटेक्ट से हटेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी। उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 1। अगर मैं लिफ्ट 1 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, मतलब यहां पर बैठ के अगर मैं इस बोल्ट को देखूंगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास, a1 है ना। इसका एक्सेलरेशन, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लो ताकि थोड़ा सा और मजा आएगा, ठीक है। a2 डाउनवर्ड, हाँ a1 कितना है, अपवर्ड। अब इस लेफ्ट में बैठ के इसको देखूंगा तो एक्चुअल में क्या होगा, जब इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा, ये चीज समझ लेना क्लियर कि भाई इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन a2 डाउनवर्ड था, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे अब लूज हो जाएगा बोल्ट, उसके बाद में इस लिफ्ट का कोई इंपैक्ट है ही नहीं, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है सिर्फ। तो अभी इसका सिर्फ एक्सेलरेशन कितना है, जी। जैसे रिलीज हुआ तब अब इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन घुमा के आपको क्या देना है, इसको देना है। तो घुमा के कहां दे दिया मैंने, इसको दे दिया, तो क्या हो गया, ये a1 घुमा के इसको आ गया, तो क्या हो जाएगा, तो इसका g इफेक्टिव, तो यहां से g इफेक्टिव देखोगे, g इफेक्टिव कितना आ गया, ये हो जाएगा g प्लस a1। g इफेक्टिव कितना आ गया, g प्लस a1। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, रूट 2h अपॉन g होता है फॉर्मूला, रूट 2h अपॉन g, g की जगह क्या आ गया, g प्लस a1, ये आ गया मेरे पास। समझ में आ रहा है, फर्स्ट केस में विद रिस्पेक्ट टू 1। मुझे विद रिस्पेक्ट टू 2 देखना है, विद रिस्पेक्ट टू 2, विद रिस्पेक्ट टू 2 देखो। अब आप देखो विद रिस्पेक्ट टू 2 देखते हैं, ये रिलीज होगा जब इसके पास में एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना होगा, जी। अब जैसे ही इस लिफ्ट के अंदर बैठता हूं मैं, समझना, इस लिफ्ट के अंदर जैसे ही बैठता हूं, इस लिफ्ट का एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना था, a2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, a2 है ना, a2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे इस लिफ्ट में बैठूंगा तो इसका एक्सेलरेशन घूम कर इसको मिलेगा कितना, a2 विद रिस्पेक्ट टू, इसी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसी लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या, क्योंकि बॉडी इज नॉट इन कांटेक्ट विद दिस लिफ्ट, लिफ्ट के कांटेक्ट में होती तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, नीचे ही नहीं आता। पहली बात तो ये समझ में आ रहा है, तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दिमाग से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो अब यहां से g इफेक्टिव कितना हो जाएगा भाई, अब देख लो यहां से g इफेक्टिव कितना हो गया, तो g इफेक्टिव हो गया, सीधा लिख सकते हो वैसे आप, मूविंग डाउन तो g माइनस a2, ये इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, मूविंग डाउन माइनस, मूविंग अप प्लस। तो बस यहां से टाइम कितना आ गया, तो t इक्वल टू आ जाएगा रूट 2h अपॉन g इफेक्टिव, ये हो जाएगा g माइनस a2, ये हो गया मेरे पास। और विद रिस्पेक्ट टू क्या देखना है, विद रिस्पेक्ट टू थर्ड लिफ्ट देखना है। थर्ड लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखो, तो थर्ड लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा, ये मेरे पास क्या हो गया, सेकंड लिफ्ट, ये मेरे पास क्या हो गई, थर्ड लिफ्ट। थर्ड लिफ्ट क्या हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। अब एक्सेलरेशन अगर यहाँ पर जीरो है तो देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर देख लो, ये मेरे पास जब कॉइन जो भी बोल्ट है, जब बोल्ट रिलीज हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, जी। जी अब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, मतलब यहाँ पर बैठकर है ना, इसको देखोगे यहाँ पर बैठकर तो इसका एक्सेलरेशन घूम के इसको मिलेगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है। तो जब भी एक्सेलरेशन अगर मेरे पास क्या रेफरेंस पॉइंट का या ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अगर जीरो होता है तो वहां पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन विल रिमेन एज इट इज, जो उसका एक्चुअल एक्सेलरेशन था। और इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना है, जी है, तो यहाँ पर जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी इफेक्टिव विल बिकम व्हाट, जी। तो टाइम पीरियड क्या, तो टी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो गई, जी हो गई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम आ गया थर्ड केस के लिए। अरे क्लियर है ना, जल्दी से लिखो इसको आप, फिर एक और बढ़िया चीज करा दो मैं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखेंगे। चल देख एक और क्वेश्चन देख, और क्या हो सकता है, है ना, ये लिफ्ट, मतलब लिफ्ट का केस समझ में आ गया। इफ लिफ्ट इज मूविंग अप तो g प्लस a, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउन तो g माइनस a, लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और स्टेशनरी तो g इफेक्टिव विल रिमेन एज इट इज, दैट विल बी g ओनली। क्लियर। चलो अब देख अपन अब मॉल में चलते हैं, अपन अब देख मॉल वाली प्रॉब्लम करते हैं। मॉल के अंदर जो भी एस्केलेटर होता है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम अपने को देखनी है। तो देखो जो भी एस्केलेटर होता है उसको समझे आप, पहले उसको समझ लें आप, क्या बता, सीधा इसका एक केस करवा रहा हूं मैं, आप समझ जाइएगा इसको, सीधा केस ही कर रहे हैं अपन इसमें, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, अब ये मेरे पास एस्केलेटर है, तो यहां पर देखो तीन स्पीड में मैं ले रहा हूं, यहां पर VE,
ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। ठीक है, VE। उसके बाद में अपने पास क्या है? VM, VME। VME का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। ठीक है, और एक और क्या आ सकता है? VM। VM का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ मैन। ये एक्चुअल वेलोसिटीज, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, ये दोनों क्या हो गई? एक्चुअल वेलोसिटीज। एक्चुअल वेलोसिटीज आर ऑलवेज ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? ग्राउंड से देखने पर हमेशा दिखाई देगी अपने को। तो वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया मेरे पास? मैन हो गया। अगर लिखना चाहो तो ये मेरे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप लिखना चाहो तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जनरली अपन लिखते नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज अपने को क्लियर है। अब देखो यहां पर VME, अगर मैं VME लिखना चाहूं तो VME वेक्टर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन में से वेलोसिटी ऑफ एस्केलरेटर आप क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। समझ में आया? तो मैन की एक्चुअल, जब भी आप मैन की वेलोसिटी लिखोगे वो हमेशा किसका, मैं ऐसे लिख सकता हूं, वो क्या होगा? VME और VE का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। ये समझ में आ रहा है अपने को? ऐसे लिख सकते हैं अपन VM, क्योंकि दो वेक्टर का सम अगर होता है इसका मतलब क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर देगा। मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? मैन की वेलोसिटी आएगी। ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब देखो क्वेश्चन आपके पास क्या होता है, आपको जनरली क्या फाइंड आउट करना होता है? सपोज मेरे पास एस्केलेटर की लेंथ मेरे पास कितनी है? D है। इसकी लेंथ कितनी है? D है ना? इसका लेंथ कितना है? D है। और आपको बोले कि भाई आपको फाइंड आउट करना हो, इसमें 3 केस बनते हैं। एक केस क्या हो गया? मैन जो है सिंपल, एस्केलेटर अगर ऑफ है, एस्केलेटर अगर ऑफ है तो मैन को क्या करना पड़ेगा? सीढ़ियों पे चढ़ के जाना पड़ेगा। एक केस वो होता है। एक एस्केलेटर अगर ऑन है तो मैन विल बी स्टैंडिंग हियर, वो अपने आप ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? और तीसरा केस अपन अक्सर आप करते रहते हो, तीसरा केस आप अक्सर आप करते हो, और वही केस जनरली पाया जाता है कि भाई एस्केलेटर चल रहा है और आप भी दौड़ के, आपको जल्दी होती है तो आप दौड़ के ऊपर चले जाते हो, या एस्केलेटर नीचे जा रहा होता है तो आपको जल्दबाजी होती है, दौड़ के नीचे जाते हो आप। तो जब एस्केलेटर भी मूव कर रहा हो और पर्सन भी मूव कर रहा हो तो उस केस में वो वाला केस। तो ये तीनों ही केस में पर्सन को टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय द पर्सन टू रीच टू कवर द कंप्लीट लेंथ ऑफ एस्केलेटर। समझ में आ रहा है? ये 3 केस अपने को यहां पर निकालने होते हैं। तो तीनों केस के अंदर यहां पर आप सोचो इसमें क्या आएगा इसके अंदर, है ना? पूरा कंप्लीट करना है तो 3 केस में लिखो। देखो फर्स्ट केस क्या हो गया? केस 1 क्या है कि टाइम टेकन बाय मैन व्हेन एस्केलेटर इज ऑफ, स्विच्ड ऑफ, जो भी है। अगर एस्केलेटर ऑफ, मर गया, जो भी है एस्केलेटर क्या है? अगर स्विच्ड ऑफ है तो देखो होगा क्या? मैन सिंपल कहां जाएगा? मतलब मैन कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? D। और स्पीड कितनी स्पीड से? जो भी मैन होगा वो कितनी स्पीड से जाएगा? मैन की स्पीड आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर, तो VME। क्योंकि एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना अपन, सारा जो भी देख रहे हैं अपन एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो टाइम, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस टाइम को मैं बोल देता हूं, ये कौन सा हो गया मेरे पास? मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर। ठीक है, या TM लिख लो यार, जो भी है। तो TM कितना हो जाएगा मेरे पास? देखो मैन का टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा D अपॉन VME, या TME लिख लो इसमें, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए भाई, ये समझ में आनी चाहिए। केस 2 मेरे पास क्या है? ये चीज तो समझ में आई ना, क्योंकि भाई सीढ़ी स्टेशनरी है, आप ऊपर क्या होगा? खुद ही पैदल चल के जाओगे, तो जो आपकी स्पीड होगी वो स्पीड आप यूज करोगे। उसके बाद केस नंबर 2 यहां पर क्या आ जाता है? केस अगर 2 लिखूं क्या कि टाइम टेकन व्हेन एस्केलेटर इज ऑन एंड मैन इज स्टैंडिंग। समझ में आ रहा है? मैन इज स्टैंडिंग,
मतलब कुल मिलाकर एस्केलरेटर की जो है, मतलब यहां पर अब जो डिस्प्लेसमेंट तो आपको डी ही लेना है, समझे आप, लेकिन यहां पर जो स्पीड जो भी काम आएगी वो स्पीड कौन सी चाहिए कि मुझे एस्केलरेटर की स्पीड चाहिए होगी, क्योंकि एस्केलरेटर का मोशन ही रिस्पॉन्सिबल है मैन को यहां से यहां तक ले जाना है। तो यहां पर जो टाइम आएगा सिंपल, ये टाइम हो, इसको मैं टी लिख देता हूं, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है, बस वेलोसिटी जो आएगी यहां पर क्या आ जाएगी, एस्केलरेटर वाली वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास। ये हो गया मेरे पास, अरे समझ में आ रहा है, क्लियर। तीसरा केस क्या है देखो, उसको लिख लो, फिर तीसरा केस बताता हूं मैं। देखो थर्ड केस क्या हो गया, थर्ड केस देख लो, केस थ्री मेरे पास क्या हो गया, दोनों मूव कर रहे हो, टाइम टेकन व्हेन एस्केलरेटर एंड मैन बोथ आर मूविंग। मतलब क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही आएगा, लेकिन मैन भी चल रहा है कितने से, अपनी स्पीड VME से, और एस्केलरेटर भी चल रहा होगा अपनी स्पीड VE से, दोनों चल रहे हैं। सोच के देखो अब यहां पर होगा क्या, अगर एस्केलेटर भी मोशन में और आप भी ऊपर चढ़ रहे हो, तो यहां पर टाइम टेकन जो होगा वो कम हो जाएगा, यहां पर टाइम टेकन कम हो जाएगा। तो इस टाइम टेकन टी को मैं बोल देता हूं क्या, इसको टी बोल देते हैं, और ये टी जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। अब यहां पर स्पीड जो होगी वो क्या होगी, दोनों का सम, यहाँ स्पीड जो होगी वो क्या होगी, दोनों का, दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे दोनों वेक्टर, तो VME प्लस VE, VME प्लस VE, समझ में आ रहा है। बस यहां से अब क्या करो, VME वहां से निकाल के रखो, देखो यहां पर क्या बनेगा ये, तो T इक्वल्स टू D अपॉन VME, VME कितना है, D अपॉन TME, D अपॉन TME, और ये क्या हो गया, D अपॉन TE। अरे समझ में आया। तो देखिए यहाँ से टाइम कितना बन जाएगा, ये D तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TME TE अपॉन TME प्लस TE। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट मार्क कर देना भाई, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। कई बार कंफ्यूजन होता है अपने को, अपन क्या कर देते हैं ऑप्शन में, अपन क्या कर देते हैं VME माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, तो एक ऑप्शन ये भी मिलता है एग्जाम के अंदर, जो बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं आप, क्योंकि थोड़ा फील करने की कोशिश करें आप भाई, सीधी सी बात है, दोनों एक साथ मूव करेंगे तो टाइम टेकन विल बी लेस, सो बोथ स्पीड विल बी एडेड अप। समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ मेरे पास क्या हो रहा है, अगर सिर्फ एस्केलेटर, अगर सिर्फ मैन मूव कर रहा है तो मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा है तो सिर्फ एस्केलेटर की स्पीड आएगी। और ये दो केस दिए हुए हो और आपको पूछ ले, जनरली क्वेश्चन क्या होता है, ये दोनों केस दिए हुए होते हैं, ये दोनों टाइम दिए हुए होते हैं, और आपको पूछ लेते हैं कि दोनों मोशन में हो तो टाइम कितना लगेगा, तो ये सीधा फॉर्मूला, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रिजल्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। लिखो इसको जल्दी। चलो देख अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्लोजेस्ट अप्रोच बेस्ड प्रॉब्लम, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, मैंने सीधा इसका एनालिसिस करवाया, इसका क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसे ही आता है ना, एस्केलेटर वाले में कि एस्केलेटर ऑफ था तो इतना टाइम लगा, एस्केलेटर ऑन हुआ तो इतना टाइम लगा। बताओ जब दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे, आदमी भी उसके ऊपर चलने लगेगा, बताओ क्या है, बस T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, सिंपल। वही क्लियर। चल समझ में आ रहा है ना, देख। हाँ, क्लोजेस्ट अप्रोच, या मिनिमम सेपरेशन बोल सकते हैं आप, मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम ना, मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच या मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम। ठीक है, सीधा क्वेश्चन करके ही समझाऊंगा मैं आपको, दो क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर, दो तरह की प्रॉब्लम बनती है इसमें, तो दोनों तरह की प्रॉब्लम आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा फील आ जाएगा किस तरीके से किया जाता है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाँ आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है कि 20 किलोमीटर या ले 10 किलोमीटर, कितने से लेने, चल भाई ऐसे कर लो। सपोज एक ए ऑब्जेक्ट है, ये T इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन है ना, ये T इक्वल्स टू 0 पे सिचुएशन दी हुई है, ये जो भी सिचुएशन है T इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन है। ठीक है, ये एक ए ऑब्जेक्ट जो है वो कितने से 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर मूव कर रहा है।
और एक बी ऑब्जेक्ट जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट में, मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन, क्वेश्चन ऐसे ही है। एन ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, लिखना चाहो तो लिख लो। ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड एट 20 किलोमीटर अवे and at 20 kilometer away object B is moving towards west with 20 kilometer per hour, with 20 kilometer per hour। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि find the minimum separation, find the minimum separation between both, between A and B। एक चीज तो ये निकालनी है और सेकंड क्या निकालना है, फाइंड टाइम टेकन व्हेन द सेपरेशन इज मिनिमम, व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम, सेपरेशन इज मिनिमम, है ना। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, देखो एक तो पहली बात तो मिनिमम सेपरेशन है क्या है समझना। देखो ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, इस शुरुआत में सेपरेशन 20 किलोमीटर है, फिर जैसे से इधर आएगा ये और जैसे इधर आएगा तो इनके बीच का सेपरेशन, समझ में, पहले सेपरेशन ये था, फिर सेपरेशन ये होने लग जाएगा, फिर सेपरेशन ये होने लग जाएगा, फिर सेपरेशन ये होने लग जाएगा। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी, समझ में आ रहा है, एक पोजीशन ऐसी आएगी जब इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो मिनिमम होगा, वो मुझे मिनिमम निकालना है। तो दो तरीके हैं, क्या करो, सपोज देख ये एक बड़ा मेथड है, सपोज बी यहां पर पहुंचा तो सपोज ए कहीं यहां पहुंचा होगा, तो इनके बीच का सेपरेशन ये होगा, इसको मैं एल बोल देता हूं, इसको मैंने क्या बोल दिया, एल। अब इस एल को ही तो मुझे मिनिमम प्रूव करना है, एल को मुझे क्या करना है, मिनिमम प्रूव करना है। तो एल को मिनिमम प्रूव कर, अब स्पीड दोनों की सेम है, अब एल को मिनिमम प्रूव करना है, तो एल को मिनिमम प्रूव करने का तरीका क्या है, एल का एक्सप्रेशन लिखते हैं अपन, उसको डिफरेंशिएट करते हो आप, है ना। एल को डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट ये होता है ना, एल को मिनिमम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था अपन ने, एल को डिफरेंशिएट करो, उसको जीरो पुट करो, वहां से वैल्यू निकल के आएगी, वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बड़ा मेथड है, उस पर जनरली मैं लेके नहीं जाऊंगा। अप्रोच वाले क्वेश्चन को हमेशा किससे करना है आपको, रिलेटिव मोशन से करो, बहुत बेस्ट है, रिलेटिव मोशन से करो, थोड़ा जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो उस पर नहीं जाके अपन सीधा रिलेटिव से करेंगे। देखो रिलेटिव से कैसे होगा, अब रिलेटिव से करने का तरीका क्या है, आप क्या करो, इसको रेस्ट पे ले लो, लेट, ए को रेस्ट पे ले लो। अगर ए को रेस्ट पे लूंगा तो क्या होगा, ए की वेलोसिटी घूमकर किसको मिलेगी, बी को मिल जाएगी, कितनी, वही 20 किलोमीटर पर आवर। अब ए बी को अगर देखेगा तो वो कहां जाता हुआ दिखाई देगा, इस बी की रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी उस डायरेक्शन में बी जाता हुआ दिखाई देगा ए को। तो बी की रिजल्टेंट वेलोसिटी बना, समझ में आ रहा है, घुमा के उल्टा क्यों ले लिया मैंने, ए की वेलोसिटी ए को रेस्ट पे लिया है, ए के रेस्पेक्ट में मैं बी को ऑब्जर्व कर रहा हूं। जब ए के रेस्पेक्ट में बी को ऑब्जर्व करोगे तो ए रेस्ट पे मान लिया अपन ने, ऐसे ही करते हैं रिलेटिव के अंदर। तो इसकी वेलोसिटी घूम के यहां पर मिल गई, दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरे पास ये आ गई है। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी किसकी, ये बी की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए, इस डायरेक्शन में आ गई। मतलब कुल मिलाकर ए जब बी को देखेगा तो इधर जाता हुआ दिखाई देगा, इसको इधर जाता हुआ दिखाई देगा। अब ए तो फिक्स हो गया, बी इधर जाता हुआ दिखाई देगा। अब सोचना, शुरुआत में सेपरेशन कितना है, 20। अब जैसे से बी इधर आएगा, जैसे से बी इधर आएगा, देखो सेपरेशन कम हो रहा है, कम होगा, समझ में आ रहा है। लाइन ड्रॉ करके देखो यहाँ पर, अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ, ये अगर बी यहाँ से यहाँ आ गया तो ये वाली लेंथ बड़ी है, ये वाली लेंथ छोटी है, थोड़ा और अगर यहाँ आ गया समझो और छोटी हुई, बिल्कुल 90 डिग्री पे आ गया, समझना, तो ये क्या हो गई, और छोटी हुई। अब इसको क्रॉस करेगा तो वापस लेंथ बढ़ने लग गई, वापस लेंथ क्या हो गई, बढ़ने लग गई। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्या मैं बोल सकता हूं, जब बी इज परपेंडिकुलर, मतलब यहां से ए से अगर मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उस वक्त ए और बी के बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो इसके इधर तो यहां से नहीं, तो सिंपल क्या करो, जब भी मिनिमम सेपरेशन का क्वेश्चन आता है वहां हमेशा क्या करना है, पाथ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सीधा क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो मैं यहां से क्या करता हूं, ये परपेंडिकुलर, ये मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये मुझे इस परपेंडिकुलर की लेंथ को मालूम करना है, मतलब मुझे ये एल मालूम करना है, मतलब ये मेरे पास, या इसको लिख दो आप क्या, डी मिनिमम, ये मिनिमम सेपरेशन है और ये मुझे मालूम करना है,
अभी डी मिनिमम कैसे आएगा, देखो अब डी मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा तरीका है समझना इसको आप। अब देखो अगर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और 20, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उसका रिजल्टेंट कैसे आएगा 20 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। वेक्टर वाला वीडियो बना रखा है मैंने, सिर्फ 2 वीडियो बनाया है, 2 वीडियो के अंदर पूरा वेक्टर कवर कर रखा है, तो चैनल पे जाके वेक्टर सर्च करना, सिर्फ 2 वीडियो में पूरा वेक्टर कंप्लीट है आपका, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, जाके देखना वेक्टर अगर दिक्कत हो तो। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, एक ही जैसे 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या लिखते हैं अपन, उसका रिजल्टेंट क्या लिखते हैं √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20√2 मीटर सॉरी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो गया 20√2 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया मेरे पास। ऑलराइट, अब मुझे क्या मालूम करना है मिनिमम सेपरेशन, मतलब मुझे ये मालूम करना है। अब देखो ध्यान से देखो मिनिमम सेपरेशन कैसे आएगा, ध्यान से देखना। अब ये वाला एंगल कितना होगा, बिल्कुल बीच में, ये एंगल 45 डिग्री होगा, समझने की कोशिश करो, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री तो होगा ये वाला एंगल मेरे पास, ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री। बस मुझे अब ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ, और देखो ये वाला 90 डिग्री है तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मेरे पास क्या हो गई, इक्वल हो गई, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गई। तब यहां से देखो 45 डिग्री से ट्रायंगल से आप बना लो अब यहां पर, अब क्या निकाल सकते हो, अब यहां से मिनिमम सेपरेशन निकालना है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे आप, इसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हो, मेरे पास एक एंगल और एक लेंथ पता हो तो दूसरी वाली साइड निकाल सकते हैं अपन। तो इस वाले ट्रायंगल से देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये तो मेरे पास क्या हो गया, अगर ये 45 डिग्री है तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं cos 45, इस ट्रायंगल से देखो इस एंगल के रेस्पेक्ट में cos 45 लिखो, cos 45 कितना होगा बेस, डी मिनिमम हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है 20 किलोमीटर। तो देखो यहां से डी मिनिमम कितना आ गया, तो डी मिनिमम अगर यहां से लिखोगे तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय cos 45, cos 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 2 डिवाइडेड बाय 1/√2, √2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10√2, कितना आ गया 10√2, क्या है सेपरेशन है, तो ये मिनिमम सेपरेशन आ गया 10√2 किलोमीटर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड टाइम टेकन व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम। देखो अब इस b जब यहां से यहां पर आ गया तभी तो मेरा मिनिमम सेपरेशन हुआ है, ये सेपरेशन मिनिमम कब हुआ है, जब b यहां से यहां पर आया है तो सेपरेशन मिनिमम हुआ है। तो b को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वही मेरा क्या हो जाएगा मिनिमम टाइम हो जाएगा। तो बस b को यहां से यहां तक लाने में जो टाइम है वो निकालना है मुझे। अब b जब यहां से यहां आया तो कितना चला, ये और ये दोनों बराबर है, ये मिनिमम डी मिनिमम कितना है 10√2, तो b को यहां से यहां तक है ना, तो टाइम टेकन, तो क्या हो जाएगा टाइम टेकन, इसको पॉइंट दे दो आप, इसको p पॉइंट लिख दो, मैं ये p पॉइंट लिख देता है ना, इसको मैं p पॉइंट, तो टाइम टेकन किसके द्वारा बाय b टू रिच p पॉइंट, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां से यहां तक चलने में डिस्टेंस कितना चला, ये कितना 10√2 है ना, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, ये हो जाएगा 10√2 एंड डिवाइडेड बाय स्पीड, कितनी स्पीड से गया ये 20√2 से गया है भाई, इस डायरेक्शन में स्पीड तो 20√2 है ना, तो 20√2 से √2 कैंसिल, 1/2 दैट इज व्हाट 0.5 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो आधा घंटा विल बी द आंसर। तो आधे घंटे के अंदर क्या हो जाएगा भाई, ये मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगा, तो इसका सेपरेशन क्या होगा मिनिमम होगा। क्लियर, जल्दी से लिखो, बस एक क्वेश्चन और करते फिर आज के सेशन को यहीं ओवर करेंगे अपन, लिख लो, जल्दी लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, एक बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं, देखो देखो क्या आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको अलग तरीके से पूछ रहे हैं अपन, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है और थोड़ा सा ज्योमेट्री, अंदर ज्योमेट्री की कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा आपको 2-3 चीजें सिखाऊंगा इस अगले वाले क्वेश्चन को लिखवा कर, आपको 2-3 चीजें सिखाऊंगा यहाँ पर मैं, है ना, उससे 2-3 ज्योमेट्री भी सीखोगे, प्लस इसका क्लोजेस्ट अप्रोच का जो आपका जो अप्रोच है वो थोड़ा और साउंड हो जाएगा। देख क्वेश्चन क्या है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, देख क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या दी हुई है आपको, क्या दिया हुआ है, आपको डायग्राम के अंदर दिया हुआ है भाई, एक ये A है, ठीक है, A इधर चल रहा है कितने से
10 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है, ठीक है। और ये वाला सेपरेशन जो है, ये वाला सेपरेशन है कितना, 30 मीटर। और इधर ये वाला सेपरेशन है 40 मीटर। ये वाला सेपरेशन कितना है, 40 मीटर। थोड़ा बड़ा ले लेना, ये सेपरेशन कितना है, 40 मीटर। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट बी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी है और ये बी जो चल रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको फाइंड करना है फर्स्ट, विल बोथ कोलाइड, दोनों क्या कोलाइड करेंगे। और दूसरा आपको मालूम करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच, वही मिनिमम सेपरेशन, वही वाली चीज है ना। आपको मालूम क्या करना है, देखो क्या होगा। देखो पहली बात तो इसमें क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। पहले अपन ऐसे ले जा रहे थे, अब मैं इधर लेके आ रहा हूं, बस इतना सा है। बाकी आपके पास कॉन्सेप्ट आपका वो का वही चलने वाला है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल सी चीज। अब यहाँ पर क्या बोला है इसने कि विल बोथ कोलाइड, दोनों कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे देखना है। देखो कोलाइड करने का सिंपल, हमेशा ध्यान रखें, कोई भी दो बॉडी कोलाइड कब करेगी, जब उनका मिनिमम से, देखो मिनिमम सेपरेशन मतलब क्या है कि जब वो चल रहे होंगे तो किस वक्त उनके बीच का सेपरेशन मिनिमम है, किस वक्त उसके बीच का सेपरेशन मिनिमम है, वो मिनिमम सेपरेशन होता है। अगर मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाए, सोचो अगर मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाए, मतलब उनके बीच का सेपरेशन अगर 0 हो जाए, इसका मतलब दोनों वो कोलाइड कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? इफ मिनिमम सेपरेशन बिकम्स 0 तो वो कंडीशन हो जाती है आपकी किसकी, दो बॉडी के बीच के कोलिजन की। तो बोथ बॉडीज विल कोलाइड ओनली व्हेन देयर मिनिमम सेपरेशन इज 0। तो बस यहां से क्या करो, आप मिनिमम सेपरेशन निकाल के देख लो, और वही मिनिमम सेपरेशन तेरा क्या है, दोनों काम हो जाएंगे। अगर मिनिमम सेपरेशन 0 आता है तो कोलाइड करेंगे, 0 नहीं आता है तो कोलाइड नहीं करेंगे। तो यहां पर लिख लेना एक लाइन कि मिनिमम सेपरेशन, है ना, एक चीज लिख लेना आप यहां पर कि व्हेन मिनिमम सेपरेशन बिटवीन बॉडीज इज 0, when minimum separation between bodies is 0, then bodies collide with each other, when bodies will collide with each other। ठीक है, चल करें, सॉल्व करें इसको, देख क्या होगा। मैंने क्या बोला, क्लोजेस्ट अप्रोच है मिनिमम सेपरेशन को हमेशा क्या करो, एक को रेस्ट पे लेके करो, हमेशा इसको रेस्ट पे लेता हूं मैं, देख क्या होगा, है ना, इसको रेस्ट पे ले लिया मैंने, तो इसकी वेलोसिटी घूम कर इसको, ये 30 है ना, इसको ऊपर ले लेता हूं मैं, ये कितना है 30 मीटर, तो इसकी वेलोसिटी घूम कर कितनी है भाई, ये 20 है ना, ये 10 वाला वेक्टर है, तो 20 वाला वेक्टर थोड़ा बड़ा बनाएंगे, समझ में आ रहा है, ये तेरा 10 वाला वेक्टर है, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, घूम के इसको मिल गई। अब एक्चुअल में इसका रिजल्टेंट देखो, ये इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा। इसको यार मैं थोड़ा मिटा दूं क्या, क्वेश्चन लिख लिया, और लिख लो यार क्वेश्चन, एक मिनट हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना, थोड़ा सा क्या यहाँ से डायग्राम डिस्टर्ब करेगा यहाँ पर, है ना, थोड़ा डायग्राम डिस्टर्ब करेगा। थोड़ा प्रॉपर बना लेता हूँ मैं यार, थोड़ा समझ में आएगा अपने को। वापस बना रहा हूँ डायग्राम, है ना, थोड़ा डायग्राम वापस बना देते हैं, थोड़ा सा फील करा देंगे। ये 40 है ना, ये हो गया मेरे पास B, ये B कितने से जा रहा था, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, और इस वक्त ये t=0 वाली कंडीशन है ना, 40 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास क्या है, अब मुझे क्या करना है, ठीक है, यहाँ से देखो आप, ये 10 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 20, ये 20 मीटर का वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये, अरे भाई मेरे लाइन थोड़ी सीधी सर पगला गए हो क्या, अरे बढ़ गए क्या, अरे इसके अलावा रे, चल जोड़, जो भी है समझ जाना यहाँ पर, ठीक है। ये इधर, ये इसका पाथ हो गया, और ये जो वेलोसिटी, ये डायरेक्शन होगी, वो कौन सी होगी, किसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी होगी, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। और यहां से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा उसी को तो अपन क्या बोलेंगे, डी मिनिमम बोलेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, डी मिनिमम।
अरे समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा दूर बना लो, डायग्राम थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ये अपना डी मिनिमम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपन, ये अपना बी हो गया, ये इधर कितना है मेरा 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये मेरा क्या हो गया डी मिनिमम, ये मुझे मालूम करना है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, अब समझना, ये 10 मीटर पर सेकंड का वेक्टर है। अब मुझे डी मिनिमम निकालना है, ध्यान से समझना। डी मिनिमम कैसे निकल सकता है, इस लेंथ को निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल लेता हूँ। सोचना, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। अब मेरे पास एक साइड और एक एंगल आएगा तो जाके मैं डी मिनिमम निकाल सकता हूँ। एक साइड और एक एंगल आएगा तो जाके डी मिनिमम निकाल सकता हूँ। तो साइड कौन सी, या तो ये निकाल लो या ये निकाल लो, कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा देख, और एक एंगल भी निकालना पड़ेगा। अब देख यहाँ से मैं अगर इसको ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँ, थोड़ा ज्योमेट्री इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ज्योमेट्री है ताकि आपको थोड़ा फील गुड आ जाएगा। यहाँ पर देख, इसको मैं ए बी, इसको बोलता हूँ मैं सी पॉइंट, इसको बोलता हूँ मैं डी पॉइंट। अब समझना, ये तेरा पूरा 30 मीटर हो गया है। अगर मेरा सी डी आ जाए और या तो ये वाला एंगल आ जाए या ये वाला एंगल आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब देख ध्यान से देखना, ये एंगल तेरा थीटा है, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, तो देख ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। और ये लाइन वर्टिकल से इस लाइन का एंगल थीटा है, तो वर्टिकल से इस लाइन का एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, थीटा। अरे समझे, ये एंगल मैंने थीटा लिया, तो ये एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल हो गया ना मेरे पास। ये क्या बोलते हैं, जेड बन रहा है, थीटा। ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है ना, ये थोड़ी टेढ़ी बनी है, बाकी एक्चुअल में लाइन क्या बिल्कुल सीधी है ये। तो वर्टिकल से ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल से यहाँ पर भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, तो इस पूरी लाइन के ऊपर बनने वाला जो एंगल होगा, टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, मतलब थीटा प्लस 90 प्लस दिस इक्वल्स टू 180। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। बस मुझे अब क्या मालूम करना है, अपना देखो काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुझे डी मिनिमम निकाल। तो डी मिनिमम के लिए मुझे क्या चाहिए, समझना। डी मिनिमम के लिए मुझे चाहिए सिंपल, इस ट्राइंगल को देखो, यहां से ट्राइंगल देख लेते हैं अपन। इसको मैं बोल देता हूं P, इसको बोल देता हूं मैं Q, और ये B पॉइंट है ही आपके पास। तो डी मिनिमम, यहां से देखो आप एंगल लिखो, cos थीटा लिखो, यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेस BP अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या हो गया मेरे पास, ये वाली लेंथ मतलब CD है ना। क्या हो गया, QB बोलो या BP कितना है, देखो यहां से B से लेके P तक, ये कौन है, डी मिनिमम। और QB बोले तो CD। मतलब जब डी मिनिमम निकालना होगा तो डी मिनिमम के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, CD पता होना चाहिए और एंगल थीटा पता होना चाहिए, है ना। डी मिनिमम CD cos थीटा। अब ये CD कैसे आएगा, CD मतलब ये लेंथ कैसे आएगी। अब इस लेंथ को देखते हैं, देख ये पूरी लेंथ मेरे को 30 दी हुई है। अगर ये वाली लेंथ पता चल जाए तो 30 में से इस AC वाली लेंथ को माइनस करके मैं CD मालूम कर लूंगा, ठीक है। और थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए देखो इस ट्रायंगल को देखो, अब यहां पर इस ट्रायंगल से tan थीटा लिखो, इस ट्रायंगल से tan थीटा लिखो, क्या आएगा देख, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मतलब ये वाला वेक्टर मतलब किसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी। और बेस मतलब किसकी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी किसकी है, ये बी की वेलोसिटी है ना। नीचे ये वीबी है, वीबी का मैग्नीट्यूड है, तो वी ए अपॉन वीबी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 डिवाइडेड बाई 20, कितना हो गया मेरे पास, ये 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देख थीटा आ गया, ऐसे tan थीटा आ गया। मुझे क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो यहां से ट्रायंगल बना लो आप। ये चीज बहुत बार करनी पड़ती है, ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर कई बार काम आएगी, है ना। तो tan थीटा हो गया 1/2, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो गया। हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4, 1 प्लस 4 का मतलब क्या हो गया, √5। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा लिख सकता हूं। cos थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 2/√5, ये हो गया मेरे पास cos थीटा, ठीक है। अब क्या निकालना है, CD निकालना है। अब मुझे CD निकालना है तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, AC चाहिए। अब AC कैसे निकाल सकते हो,
AC कैसे निकालें? AC के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? AC के लिए क्या करना पड़ेगा? देख वापस ट्राइंगल देख, AC के लिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, देख फॉर AC निकालने के लिए मैं ट्राइंगल ले लेता हूं। कौन सा ट्राइंगल? देखना यहां से, ध्यान से समझना। मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ACQ, ट्राइंगल ACQ है ना। इस ट्राइंगल को देख लेते हैं। ओ भाई क्लियर, ट्राइंगल ACQ। अब इस ट्राइंगल को देखोगे तो यहां से वापस देखो tan थीटा लिखो, यहां से tan थीटा लिखो। tan थीटा कितना हो जाएगा? ये थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या हो गया? CQ। और tan थीटा की वैल्यू भी अपने निकाली थी 1/2 थी, तो 1/2 इक्वल्स टू AC मेरे को मालूम करना है। और CQ, C से लेके Q का सेपरेशन कितना है? 40, क्वेश्चन में दिया हुआ है। CQ कितना हो गया? 40। तो यहां से मेरे पास AC कितना आ गया? AC आ जाएगा, 2 से काट दिया मेरे पास 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 मीटर। AC आ गया 20 मीटर। मुझे क्या चाहिए? CD चाहिए ना, तो CD चाहिए, तो CD क्या हो जाएगा? तो CD इक्वल्स टू कितना हो गया? AD में से AC को माइनस कर दो। A से लेके D तक का सेपरेशन कितना है? 30 माइनस AC। AC कितना है? AC आ गया मेरे पास 20, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 10 मीटर। बस यहां से रखो D मिनिमम। D मिनिमम कितना आ गया? CD बराबर कितना हो गया? 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। cos थीटा कितना हो गया? 2/√5। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? इसको अगर अपन देखें, इसको लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 2 अपॉन, सही लिखा क्या? 5 2 10, तो √5 से इसको उड़ाऊंगा, कितना आ जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4√5, जो कि 0 नहीं है। जो क्या है? मिनिमम सेपरेशन कितना आ गया? 4√5 मीटर, जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं, इसका मतलब क्या होगा? बोथ विल नॉट कोलाइड विद ईच अदर। बोथ विल नॉट, अगर ये लाइन सीधी यहां पर जुड़ जाती, अगर लाइन सीधी डायरेक्ट जुड़ती, तो D मिनिमम क्या होगा? बिल्कुल 0 हो जाता है ना। तो यहां पर D मिनिमम कुछ ना कुछ है ना, नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ ना कुछ है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों कोलाइड नहीं करेंगे, समझ में आया? सो बोथ विल नॉट कोलाइड, और मिनिमम सेपरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4√5 मीटर्स। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन थी, इसको वापस रिवाइंड करके देखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था। ट्राइंगल लेना आया होगा आपको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए इसके अंदर आपके पास ज्योमेट्री के, राइट। चलो जल्दी लिख लें इसको आप, बस यही सेशन को ओवर करते हैं अपन। चलो ओके, राइट देन दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। उसके बाद में वीडियो को आप वॉच करना स्टार्ट करें, और अगर चैनल पे जो घंटी वाला आइकन है उसके भी घंटी अभी तक नहीं बजाई, तो इस घंटी को बजा के निकले भाई, क्योंकि आपको वो आने वाले मेरे वैल्यूएबल वीडियोस की नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको देता रहेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच। कल वापस सेम टाइम मॉर्निंग 9 o'clock फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने। थैंक यू।